Welcome, students. We have started our fifth chapter of Part B syllabus of accountancy, accounting ratio, and this is my third episode for the accounting ratio chapter. In the second episode, we have started to calculate the current ratio, liquid ratio, various item amounts are given of the current assets and current liabilities, and from there how to calculate the current ratio and liquid ratio and what are their standard ratio comments we have discussed. Now this episode also consists with the current ratio, liquid ratio, but different type of questions. So whatever I have told in the previous episode, the varieties types of the questions may arise regarding the current ratio, liquid ratio. So this is just one question I have taken. Just look, find out, very short question, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करेंट रेशियो. करेंट रेशियो का वैल्यू निकालने बोला, या हाउ टू कैलकुलेट द करेंट रेशियो. इट विल बी मोर बेटर कि अगर क्वेश्चन इस तरह रहे कि कैलकुलेट करेंट रेशियो, कैलकुलेट करेंट रेशियो. एट फर्स्ट वी हैव टू सी कि करेंट रेशियो निकालने बोला हमको, तो करेंट रेशियो का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. क्या फॉर्मूला है? करेंट assets by current liabilities. अगर क्वेश्चन में आपको करंट एसेट 10 लाख दे दे एंड करंट लायबिलिटीज 4 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs, whatever may be given in the question, then it is very easy कि put the value of current asset, put the value of current liability and cut it, and the ratio calculation will be made. But every time the question will not be given like that. क्या क्या आइटम दिया है उसको देखिए. टोटल एसेट दे दिया वैल्यू 1 लाख, शेयर होल्डर्स फंड दे दिया 60,000, नॉन करेंट लायबिलिटीज दे दिया 20,000, नॉन करेंट एसेट्स दे दिया 50,000. अब देखो, करेंट एसेट्स नाम से भी कोई आइटम नहीं है, करेंट लायबिलिटीज नाम से भी कोई आइटम नहीं है. करेंट एसेट में आता है क्या क्या? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंटरीज, ये सब कोई आइटम ही नहीं है यहाँ पे. और करेंट लायबिलिटीज में आता है बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, बैक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब कोई आइटम नहीं दिया. आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? इसीलिए बोले थे हम कि दिस चैप्टर इज द इंटेलेक्चुअल चैप्टर. लेकिन पार्ट बी का सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखे थे स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट. अगर अब फर्स्ट चैप्टर का नॉलेज ठीक ठाक आपका है तो वो स्टूडेंट ये शाम कर देगा. कैसे? हम आपको जस्ट याद दिला रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का जो फॉर्मेट था. स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट हम लोग सीखे थे. उसमें क्या क्या था? पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी. आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बेसिकली 3 मेन हेडिंग्स वर देयर. शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस हुआ करता था. नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी मेन हेडिंग है. सपोज शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में जो जो सब हेडिंग होता है वो सब मिला के है आपका 2,50,000. नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके अंदर में सब हेडिंग होता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर नॉन करेंट बोरोइंग्स मोर देन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, वो मान लीजिए नॉन करेंट लायबिलिटीज आपका है 1,50,000 और करेंट लायबिलिटी है 1 लाख. ये मिला के टोटल लायबिलिटीज है 5 lakhs. तो अगर टोटल लायबिलिटीज से हम ये दोनों लायबिलिटी का अमाउंट को माइनस करें, इसका मतलब 2,50,000 और 1,50,000 कितना हुआ? दोनों मिला के 4 lakhs. 5 lakhs से 4 lakhs को माइनस करेंगे तो 1 लाख निकल जाएगा. जो निकलेगा दैट इज द करेंट लायबिलिटीज. आप क्वेश्चन में फिर से देखिए, टोटल एसेट्स दिया हुआ है आपको. टोटल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज. हर बैलेंस शीट में, हर कंपनी का बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. ये तो आपको मालूम है. क्वेश्चन में टोटल एसेट दिया हुआ है. टोटल एसेट 5 लाख, ऑब्वियसली टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज इक्वल होगा. इसीलिए टोटल एसेट से, टोटल एसेट्स के अमाउंट से अगर ये दोनों का शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी, ये दोनों आइटम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. नॉन करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है और शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है.
तो हम करेंट एसेट्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। यहाँ देखो, करेंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर्स फंड। क्यों? क्योंकि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, और टोटल लायबिलिटीज से ये दोनों माइनस करेंगे तो करेंट लायबिलिटीज मिल जाएगा मुझे। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख, और नॉन करेंट लायबिलिटी आपको दिया हुआ है 20,000, और शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है आपको 60,000। 60,000, तो कुल मिला के आपका 1 लाख से ये दोनों माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा। तो करेंट एसेट मिल गया आपको 20,000। ये जो फॉर्मूला लिखे आप करेंट एसेट की जगह पे 20,000 लिख सकते हैं। अभी बाकी है करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू निकालना। अब यहां देखो, सॉरी, ये आपका करेंट लायबिलिटीज का ही वैल्यू निकला, क्योंकि टोटल एसेट्स को हम टोटल लायबिलिटीज एज्यूम किया, और टोटल लायबिलिटीज से नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस किया, शेयर होल्डर्स फंड माइनस किया, तो जो रहेगा ये करेंट लायबिलिटीज रहेगा। इट इज द करेंट लायबिलिटीज। सो करेंट लायबिलिटीज के जगह पे फॉर्मूला क्या है आपका? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटीज की जगह पे 20,000 लिखेंगे। अभी हमको करेंट एसेट निकालना है। टोटल एसेट दिया हुआ है और करेंट नॉन करेंट एसेट भी दिया हुआ है। यहां देखो, एसेट्स में टोटल एसेट्स क्वेश्चन में जो दिया। अब देखो, दो मेन हेडिंग होता है एसेट्स में, एक होता है नॉन करेंट एसेट, एक होता है करेंट एसेट। आपको तो नॉन करेंट एसेट नाम से ही अमाउंट दे दिया, अगर तो 5 लाख से ये 3 लाख माइनस होगा तो 2 लाख होगा। ये तो जस्ट एक एग्जांपल लिए हम स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का, कि ये आइटम से ये आइटम माइनस होगा तो ये आइटम का वैल्यू निकलेगा। क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है टोटल एसेट्स, और क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट। तो टोटल एसेट से नॉन करेंट एसेट माइनस करेंगे तो करेंट एसेट निकल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे देखो, टोटल एसेट 1 लाख गिवन, तो हाउ टू कैलकुलेट द करेंट एसेट? टोटल एसेट माइनस नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, तो 1 लाख माइनस 50,000, 1 लाख माइनस 50,000, तो हाउ मच? 50,000। इट इज द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स की जगह पे 50,000 लिखेंगे। तो ये काटेंगे जब 4040, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5/1, तो रेशियो आएगा 2.5:1। इसमें अगर आपको कमेंट करने को बोला गया तो बोल सकते हैं आप कि करेंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1, और यहाँ पे करेंट रेशियो निकला है 2.5:1। तो ये तो स्टैंडर्ड रेशियो से थोड़ा ज़्यादा रेशियो है। तो ये कंडीशन ऑफ द शॉर्ट टर्म फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज गुड और सेटिस्फैक्टरी। ये तो जस्ट एक प्रीवियस क्वेश्चन जो डिस्कशन हुआ था एपिसोड में, उसके आधार पर एक साम हम लोग दिए। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक अलग टाइप का क्वेश्चन अभी आपके सामने जस्ट नमूना दिखा रहे हैं, जो आपको 10 नंबर से मिलेगा। डीके गोयल क्वेश्चन में, किताब में आपको 10 नंबर इलस्ट्रेशन से इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जस्ट एग्जांपल, करेंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। So the reason for the following, that the transaction will improve or decrease the ratio, or will have no change the ratio.
बोल के आपको 3-4 ट्रांजैक्शन दे दिया, 5-7 ट्रांजैक्शन, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, हम जस्ट नमूना डिस्कशन कर रहे हैं। सपोज गुड्स परचेस्ड फॉर ₹5,000 दे दिया आपको। आपको क्या पूछा गया वो पहले समझिए। आपको एक कंपनी का करेंट रेशियो दे दिया 2:1। तो करेंट रेशियो जब दे दिया तब हम समझ सकते हैं कि करेंट रेशियो जब 2:1 दिया है, इसका मतलब 2/1 दिया है। और करेंट रेशियो का फॉर्मूला मुझे मालूम है कि करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, तो 2/1 दिया है। तो हो सकता है कि 20,000 करेंट एसेट था तो 10,000 करेंट लायबिलिटी था, तब ना काट के 2:1 होता है। हो सकता है करेंट एसेट 2 लाख था तो करेंट लायबिलिटी 1 लाख था, तब ना 2:1 आ रहा है। आपको 2:1 जस्ट एक दे दिया तो हमने एज्यूम कर सकते, ये वर्किंग पार्ट है, हमने एज्यूम कर लिया कि उस कंपनी का करेंट एसेट 20,000 है तो करेंट लायबिलिटीज 10,000 है। इस सिचुएशन में अगर गुड्स परचेस करता है 5,000 का, तो ये रेशियो जो 2:1 है, ये रेशियो 2:1 से बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, कि 2:1 से डिक्रीज करेगा, कि 2:1 ही रहेगा, नो चेंज रहेगा, नो इफेक्ट रहेगा, ये पूछा गया। और रीजन के साथ आपको लिखना पड़ेगा। इट इज नॉट इजी बट इजी इफ यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट। ओके, जस्ट लिसन प्रॉपरली। गुड्स परचेज फॉर ₹5,000, इसका जर्नल क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब है जब गुड्स परचेस किया तो स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक बढ़ गया मतलब इन्वेंटरी बढ़ गया, और इन्वेंटरी क्या है? करेंट एसेट्स है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कंपनी का करेंट एसेट था 20,000 और अगर 5,000 का इन्वेंटरी आता है परचेस करके, तो करेंट एसेट बढ़ जाता है 5,000। और गुड्स को परचेस किया, ऑन क्रेडिट नहीं बोला, बाय कैश भी नहीं बोला, तो हम लोग का एज्यूम करना पड़ता है कि कैश में परचेस किया। तो 5,000 कैश भी तो चला गया, कैश भी तो करेंट एसेट है। बाय करेंट लायबिलिटीज एज यूजुअल सेम। तो क्या हो रहा है? 5,000 प्लस हुआ करेंट एसेट, 5,000 माइनस हुआ करेंट एसेट। तो एज यूजुअल आपका करेंट रेशियो का जो कंडीशन है वो सेम रहा 2:1। तो आपको आंसर किस तरह लिखना है? एक फॉर्मेट बना देना है, जस्ट इलस्ट्रेशन आप फॉलो करोगे, वेरी इजी, दैट इज गिवन। ये सीरियल नंबर लिख सकते हैं आप, आपको ABC करके दिया तो A लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिखेंगे इफेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे कॉज या रीजन। क्या लिखना है? नो इफेक्ट या नॉट ऑल्टर, जो चाहिए, दोनों राइट है। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट क्यों? आपको लिखना है कि इट मतलब ट्रांजैक्शन, इट increases current asset by inventory and as well as decreases cash या decreases another current asset by cash by equal amount, मतलब सेम अमाउंट से, इक्वल अमाउंट या सेम अमाउंट, बट नो इफेक्ट इन द करेंट लायबिलिटी। बस हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरह अगर 6 ट्रांजैक्शन दे दे आपको तो हाफ मार्क्स करके रहेगा, तो 3 मार्क्स रहेगा इसके लिए। सपोज अनदर ट्रांजैक्शन आई एम टेकिंग द हेल्प, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट नहीं भी दिया रह सकता है, अमाउंट नहीं देगा तो कैसे करेंगे? अमाउंट को एज्यूम कर लीजिए आप, जस्ट लुक एट हियर। हम इसको ऑफ कर रहे हैं, फिर से आपको समझ लेना है कि 2:1 था, क्वेश्चन में बोला गया है 20,000 बाई 10,000 है। इस सिचुएशन में डिफरेंट ट्रांजैक्शन बोल रहा है, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। तो 20,000 था,
गुड्स परचेस किया, सपोज फिर से आप पकड़ लीजिए कि 5,000 में परचेस किया गुड्स, तो 5,000 का इन्वेंटरी आया, इन्वेंटरी आया तो करेंट एसेट इंक्रीज किया, बट कैश नहीं किया, क्रेडिट में खरीदा। क्रेडिट में खरीदा मतलब क्रेडिटर्स फॉर्म हुआ, क्योंकि यू हैव टू पे द 5,000 रुपया क्रेडिटर्स को। तो करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज किया, तो नीचे कितना था आपका 10,000 करेंट लायबिलिटी था और 5,000 अनदर करेंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स के रूप से बढ़ गया। अभी कंडीशन क्या आ रहे 25,000 बाई 15,000, मतलब 5 0 0 गया 3, 5 3 15, 5 5 25, तो 5/3, 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा 3 1 3, 2 पॉइंट 3 6 18, पॉइंट 3 6 18, तो 17, तो 1.67:1, ये 1:1 में लाइएगा, क्योंकि 1:1 में लाने से पता चलेगा कि स्टैंडर्ड रेशियो से क्या कंडीशन है। 2:1 होता है स्टैंडर्ड, 2 से कम है कि 2 से ज़्यादा है, तो ये पता चलेगा आपको अगर करेंट लायबिलिटीज का पोजीशन को 1 में लाएंगे तो। अभी रेशियो को क्या देख रहे हैं 1.67/1 हो रहा है, मतलब 2 से कम हो गया, मतलब रेशियो घट रहा है यहाँ पे। ये इसको बोलता है न्यूमरेटर और इसको बोलता है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम रहे, न्यूमरेटर घट गया तो रेशियो घट गया, रेशियो डिक्रीज किया। तो बी नंबर के लिए आंसर क्या लिखना है आपको, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज किया वो लिखना पड़ेगा कि इट इंक्रीजेस इन्वेंटरी, ब्रैकेट में लिख दीजिए करेंट एसेट, इट इंक्रीजेस इन्वेंटरी करेंट एसेट एंड increases creditors current liability by same amount। बस हो गया। In this way you prepare yourself। Suppose the furniture purchased, अमाउंट नहीं बोला आपको, फिर से आप आइए कैलकुलेशन वर्किंग में करके आप समझ लो, उसके बाद लिखो फर्नीचर कितने का परचेस किया, सब समझ लीजिए कि 5,000 का ही परचेस किया, 8,000 का परचेस किया, जो भी हो। 20,000 आपका पहले था करेंट एसेट, 10,000 था करेंट लायबिलिटीज, ओके फाइन। 8,000 का फर्नीचर परचेस किया, मतलब फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे ऑन क्रेडिट नहीं बोला, किससे परचेस किया उसका नाम भी नहीं बोला और बाय कैश भी नहीं बोला, तो आपको एज्यूम करना है कि कैश से खरीदा है। तो फर्नीचर आया तो करेंट एसेट तो बढ़ा नहीं ना, फर्नीचर आया तो फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गया। इसीलिए आपको जानना है हेडिंग, आइटम, सब हेडिंग, कौन सा फर्नीचर एक आइटम है, वो फिक्स्ड एसेट्स का टेंजिबल एसेट है, करेंट एसेट नहीं है। तो क्या रेशियो का सम कैसे करेंगे आप, फर्स्ट चैप्टर का लर्निंग बहुत मजबूत होना चाहिए आपको। तो ओके फाइन, लुक एट हियर, फर्नीचर आया, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा, करेंट एसेट नहीं बढ़ा, लेकिन कैश तो चला गया। 8,000 का अगर फर्नीचर परचेस किए तो 8,000 कैश चला गया, मतलब आपका करेंट एसेट चला गया, लेकिन कोई लायबिलिटीज नहीं है आपका, क्योंकि आप तो पैसे दे के खरीद के लाए। तो वट एवर पोजिशन इज कमिंग टू यू 12,000 बाई 10,000, इसमें क्या है 330 चला गया, 0 काट के पॉइंट, मतलब 1.2:1, ये 2 से घट गया, ये पोजीशन शॉर्ट टर्म पोजीशन खराब है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सी नंबर देके डिक्रीज, और डिक्रीज का रीजन आपको लिखना है। इलास्ट्रेशन 10 नंबर से, नंबर 10 से देखोगे, इलास्ट्रेशन 10 नंबर से डीके गोयल बुक में कि इस तरीके का साम दिया हुआ है, इलास्ट्रेशन अच्छे से फॉलो करो, 5-6 साम्स है इसका। तो ये एपिसोड जो थर्ड एपिसोड में हाउ टू माने ट्रांजैक्शंस विल बी गिवन एंड इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज और नो इफेक्ट, इस प्रकार का साम कुछ होता है। ये भी इस टाइप का आता है कभी कभी, नहीं तो फर्स्ट टाइप जो सिखाया सेकेंड एपिसोड में, और इसी एपिसोड में शुरुआत में जो एग्जाम कराया उस टाइप का भी एग्जाम आता है कभी कभी, नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड में एक दूसरा किस्म का साम सीखेंगे हम लोग, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो का, वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, उस प्रकार का भी आ सकता है। तो आपको बोले थे कि 3 टाइप्स ऑफ साम में बी डेवलप्ड फॉर द करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इंक्रीज और डिक्रीज और नो इफेक्ट और नॉट ऑल्टर, रीजन के साथ लिखो। लेकिन अगर आप खाली डिक्रीज इंक्रीज लिख देंगे अंदाजी से,
and you will not show the reason, then no marks will be given to you. Okay, so prepare properly. Illustration sums please follow up reason के साथ. reason क्या बोल रहा है, अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.